हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्वेल्थ केमिस्ट्री के 1000 MCQ की सीरीज में ये है पार्ट नंबर 3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। ये रहा आज का पहला सवाल। इस सवाल में आप लोगों को बताना है कि निम्न में कौन वर्ग 16 का तत्व नहीं है। कमेंट करिए और बताइए कि इसमें से कौन है जो वर्ग 16 का तत्व नहीं है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है ये वर्ग 16 का तत्व नहीं है, बल्कि ये वर्ग 15 का तत्व है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि वर्ग 15 का तत्व पहला तत्व कौन है, तो आपको बताना है नाइट्रोजन। वर्ग 15 में नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, पांचों तत्व है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ग 15 में कितने तत्व है? तो ये 5 तत्व हैं। इसका नाम मैंने लिख दिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये वर्ग 15 आपको याद होना चाहिए। वर्ग 16 को भी देख लेते हैं। आपसे यह भी पूछ सकता है कि वर्ग 16 में कौन कौन तत्व है। देखिए, वर्ग 16 के यहाँ सभी तत्वों को मैंने लिख दिया है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो ये आपको याद रखना है। इसका ट्रिक होता है, ट्रिक आप स्पेलिंग से कर सकते हैं, ओस से टीपो। क्या है ट्रिक? ओस, ओ एस ओस, से एस ई से, टीपो टी ई टी पी ओ पो। ओस से टीपो इसका ट्रिक है। यह वर्ग 16 का तत्व है। अब आप लोगों के लिए एक कमेंट वर्क है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्वेश्चन जब पूछा जाए तो कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट वर्क यह है कि ये जो वर्ग 16 है, इसके तत्वों को क्या कहा जाता है। वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है, ये आप लोग को कमेंट करना है। मैं 2 ऑप्शन भी आप लोगों को दे देता हूँ। एक ऑप्शन में है निकोजेन और दूसरा ऑप्शन में है चालकोजेन। तो बताइए, वर्ग 16 लिखिए और उसको क्या कहते हैं, निकोजेन कहते हैं या चालकोजेन कहते हैं, कमेंट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, इससे पता चलेगा कि आप लोगों को पता है या नहीं। सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर नहीं देते हैं, ये पढ़ने का गलत तरीका है। कमेंट करने के लिए कहा जाए तो कमेंट जरूर कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछता है कि ऑक्सीजन के साथ कौन सीधे संयोग नहीं करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। ऑक्सीजन के साथ इसमें से कौन सीधे संयोग नहीं करता है, तो याद रखना है पीटी। ये जो पीटी है यानी कि प्लेटिनम है, यह प्लेटिनम ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता है। आप लोगों को प्लेटिनम से एक बात याद रखना है, इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया यह। आपसे पूछेगा कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, आप कहिएगा कि प्लेटिनम को, पीटी को। अब पीटी से एक बात और है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पीटी जो है उसका प्रयोग ओस्टवाल्ड विधि में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपसे पूछेगा कि ओस्टवाल्ड विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो पीटी का प्रयोग होता है। समझ गए? ओस्टवाल्ड विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो पीटी का। यहाँ से एक कमेंट वर्क और है आप लोगों के लिए। कमेंट वर्क में आप लोगों को बताना है कि ओस्टवाल्ड विधि से क्या बनता है। ये जो ओस्टवाल्ड विधि है इससे क्या बनता है, ये आप लोग को कमेंट करना है। तो आप लोग ओस्टवाल्ड विधि लिखिए और बगल में लिखिए कि उससे बनता क्या है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। इसमें पूछता है कि किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, तो याद रखना है वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। सी इसका सही जवाब हो गया। अब कौन कौन है हैलोजन, ये अगर पूछेगा तो आप लोगों को ये बता लेना है। हैलोजन की संख्या 5 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो ये पांचों क्या है, ये हैलोजन है।
तो आपको ध्यान रखना है कि हैलोजन वर्ग 17 का तत्व है और इसमें 5 तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछता है कि निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, तो याद रखना है इसमें से रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कोई भी नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। यहाँ आपको ध्यान रखना है रेडॉन इसका आंसर होगा। रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कौन है, रेडॉन, Rn इसका सही जवाब होगा। तो Xe के जगह पर आप क्या कर लेंगे, Rn कर लेंगे। रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कौन है, ये है आपको रेडॉन। तो इसका आंसर डी होगा, लेकिन डी में जेनॉन नहीं ध्यान रखना है, रेडॉन को ध्यान में रखना है। यहाँ से एक सवाल और आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो हो गया रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस। अगर पूछ ले कि रेडियो एक्टिव हैलोजन कौन है, अभी मैंने आप लोगों को 5 हैलोजन का नाम बताया है, तो उसमें से अगर पूछेगा कि रेडियो एक्टिव हैलोजन कौन है, तो बताना है AT यानी कि एस्टेटिन। एस्टेटिन जो है एक रेडियो एक्टिव हैलोजन है। तो समझ गए, रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस पूछेगा तो बताना है रेडॉन, और रेडियो एक्टिव हैलोजन पूछेगा तो बताना है एस्टेटिन। समझ गए। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल में आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन सा उत्कृष्ट गैस है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है, तो सही जवाब होगा डी, जेनॉन। जेनॉन के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है। आपको याद रखना है वाटलेट एक वैज्ञानिक है, और वाटलेट ने ही सबसे पहले जेनॉन से यौगिक बनाना शुरू किया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। आपको याद रखना है कि जेनॉन जो है सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। अब अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पाइरोलुसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। पाइरोलुसाइड किसका अयस्क है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कि यह मैंगनीज का अयस्क है। किसका अयस्क है, मैंगनीज का, यानी कि Mn का यह अयस्क है। ठीक है। अब यहाँ से कई सवाल और हैं, जैसे कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, कैसीटेराइट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक फिर हुआ है, और लिमोनाइट। यहाँ 3 सवाल और देख लीजिए। एक कैटीटराइट नहीं, कैसीटेराइट होगा, कैसीटेराइट। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभार। तो कैसीटेराइट Sn का अयस्क है, Sn मतलब इन का अयस्क है। ये बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है, और लिमोनाइट किसका अयस्क है, तो Fe का, यानी कि लोहा का अयस्क है। तो ये तीनों भी आप लोग लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा। पूछेगा आपसे कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का, कैसीटेराइट किसका अयस्क है, तो टीन का, और लिमोनाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का। ठीक है। जबकि पाइरोलुसाइड किसका अयस्क हो गया, ये मैग्नीज का हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल। क्या होगा, निकेल जो है वह प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व है। कितने तत्व है, 10। ये 10 के नाम देख लेते हैं, कौन कौन नाम है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसमें संक्रमण श्रेणी 1 यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी हुआ। इसमें पहला तत्व है स्कैंडियम, उसके बाद है टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। क्या याद रखना है, सभी तत्वों का नाम, 10 के 10 का नाम, ये सब किस संक्रमण श्रेणी के सदस्य हैं, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। आप लोग यहाँ से एक और कमेंट वर्क है, कमेंट करके आप लोग को बताना है जो संक्रमण श्रेणी है यह किस ब्लॉक का तत्व है। कमेंट करके बताइए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ आपको। यह S ब्लॉक का तत्व है,
पी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है या फिर एफ ब्लॉक का तत्व है। तो संक्रमण श्रेणी लिखिए और बगल में जो भी आपको लगता है चारों में से वो लिख दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन गैमेक्सीन है। गैमेक्सीन का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो याद रखना है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वह गैमेक्सीन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें पूछता है कि 1 फैराडे के बराबर होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, फिजिक्स में भी यह सवाल पूछता है और केमिस्ट्री में भी पूछता है। 1 फैराडे सबको पता होना चाहिए कि 96,500 कूलम। 1 फैराडे का मान कितना होता है? 96,500 कूलम। अब पूछेगा आपसे कि जो फैराडे है यह किसका मात्रक है। पूछेगा आपसे कि फैराडे किसका मात्रक है, तो आप कहिएगा यह विद्युत धारिता का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत धारिता का। अब अगला सवाल की तरफ चलेंगे। इसमें पूछता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ घट या बढ़ सकती है या फिर समय के साथ स्थिर रहती है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसका दर यानी कि वेग समय के साथ घट भी सकती है और समय के साथ बढ़ भी सकती है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घट भी सकती है और समय के साथ बढ़ भी सकती है। तो इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ेंगे। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है। मतलब Mg इसमें से किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में, क्लोरोफिल में, फ्लोरीजेन में या फिर ATP में। तो कमेंट कीजिए क्या होगा सही जवाब। सही जवाब होगा बी, क्लोरोफिल में पाया जाता है Mg। तो इसका आंसर हो गया बी। आप लोग सुने ही होंगे कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। यहाँ से 2 कमेंट वर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु रहता है। कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर आंसर ना पता हो तो गूगल कर लीजिए, गूगल कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है ये बताना है और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बताना है। तो वीडियो रोकिए और पहले कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो बताइए हीरा, ग्रेफाइट, नमक या फिर रबर, इसमें से कौन आप लोगों को बेरवादार ठोस लग रहा है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रबर। ये जो रबर है यह बेरवादार ठोस है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस है। आप लोग जानते ही होंगे कि जो बेरवादार ठोस है इसको अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। कुछ और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपसे अगर पूछ देगा बेरवादार ठोस के एग्जाम्पल तो इसमें बताना है कांच, जेल, प्लास्टिक, मोम, अलकतरा। ठीक है, और एक यहाँ रबर हो ही गया। तो ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है? बेरवादार ठोस के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल में कहता है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। फिर से वही सवाल, अक्रिस्टलीय यानी कि बेरवादार ठोस। तो इसका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया है कांच। सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछता है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। सही जवाब होगा एफ सेंटर, फेस सेंटर्ड दोष होता है। तो सी इसका सही आंसर हो गया। अब अगला सवाल है। इसमें पूछता है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। HCP इकाई सेल है यह, आपको याद रखना है कि इसमें परमाणुओं की संख्या 6 होती है। HCP इकाई सेल में कितनी होती है? तो 6। किसकी संख्या? परमाणुओं की। यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए कि HCP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए मैंने लिख दिया है, HCP का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट। क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट। ठीक,
अब आगे बढ़ेंगे। इसमें कहता है कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है यार। रवा जिसे कि इंग्लिश में क्रिस्टल बोलते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है 4 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रकार देखिए यहाँ लिख दिया गया, रवा के प्रकार कौन कौन है, तो यह आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक और आणविक, यही 4 प्रकार के रवा होते हैं, यानी क्रिस्टल होते हैं। तो कभी भी क्रिस्टल के प्रकार पूछ दे तो ये चारों बताना है, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक और आणविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O में किस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। जल में किस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इनमें सभी। क्या लगता है आप लोगों को? अगर आप लोगों को लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपका दिमाग बिल्कुल सही है, नहीं तो ऐसे भी सही ही है, पागल नहीं है आप, लेकिन आपको याद नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसका सही जवाब होगा, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है। HCP जो संरचना होती है उसमें पैकिंग प्रभाज पूछ रहा है, तो सही जवाब होगा बी 0.74। याद रखना है आप लोगों को, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज, HCP संरचना में क्या पैकिंग प्रभाज कितना होता है, तो 0.74 होता है। तो बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, 0। द्विध्रुव आघूर्ण किसका शून्य है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी BF3। BF3 का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह शून्य होता है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछता है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। यह BCC इकाई सेल है। अभी थोड़ी देर पहले हमने HCP इकाई सेल की बात किया था, यह है BCC इकाई सेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32%। यहाँ खाली जगह की बात किया है, ध्यान रखना ये खाली जगह है, और इकाई सेल का नाम क्या है, BCC। तो BCC इकाई सेल में खाली जगह पूछेगा तो बताना है 32%, यानी कि इसमें भरा जगह कितना होता है, तो भरा जगह भी पूछेगा आपसे, इसका परसेंट कितना हो जाएगा, जब 32% खाली है तो 68% तो भरा जगह हो। तो आपको याद रखना है BCC इकाई सेल में भरा जगह 68% रहता है और खाली जगह 32% रहता है। अब यहाँ से एक दो बातें और याद रखनी है। पहला बात कि BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फिर पूछेगा आपसे कि BCC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 2। BCC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। जैसे अभी था कि HCP इकाई सेल, तो HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 6 थी। उसी तरह से अगर पूछेगा कि BCC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2। क्लियर है। ये थे आज के 20 प्रश्न। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। आप लोग इसका नोट्स बनाया कीजिए, लिखा कीजिए, जो भी जानकारी आपको लगे हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो को रोकिए और उसको लिखा कीजिए, ठीक है। और लिखिएगा कॉपी में, तो लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।